बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज 63A नज़र सानी केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि 63A का जो पहले फैसला था उसको कलअदम करार दिया जाता है और नए फैसले में जो तफसीली फैसला है वो कुछ दिन बाद जारी किया जाएगा। और कहा गया कि किसी वजह की मजबूरी में ये फैसला अभी फिल वक्त जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे आईनी तरामीम के हवाले से वफाकी हुकूमत की राह शायद हमवार हो चुकी है। वो जो ये समझते थे कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो फ्लोर क्रॉसिंग में अगर डिसक्वालिफिकेशन के वो ज़ुमरे में आता है तो उसका वोट शुमार होना चाहिए, अगर वोट ही शुमार नहीं होता तो उसकी नाअहली किस तरीके से हो सकती है। वजूहात जो थी वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान यही बताते थे और अब उनके लिए किस हद तक ये राह जो है हमवार हुई। अगर इस केस के हवाले से बताएं तो इस केस में 5 रुकनी ये बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस गाजी फ़ाइज़ ईसा के पास थी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मज़हर आलम इस बेंच का हिस्सा थे और ये फैसला 5-0 से आया है। इससे पहले जो फैसला था वो 3-2 से था और अभी के बेंच में वो 2 जजेस शामिल हैं जिन्होंने पहले फैसले से इख्तलाफ किया था और आज भी उन्होंने उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो पलड़ा जो है उस तरफ को रखा कि उस फैसले को कलअदम करार दिया, तो 3 जजों ने और शामिल होकर उसको कुली तौर पे कलअदम करार दे दिया। अब इस ज़मन में वफाकी हुकूमत की नंबर गेम किस तरीके से पूरी होगी? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ में ला लिया जाएगा? और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ नहीं मिलते तो फिर किस जमात के कितने बंदे तोड़े जा सकते हैं और किस चीज़ के एवज़ तोड़े जा सकते हैं? मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये क्या हुकूमत को सूट करता है कि मौलाना की अदम मौजूदगी में, मौलाना की नाराज़गी की सूरत में वो इस आईनी तरमीम को मंजूर करवा लें? क्योंकि आज मौलाना ने इस बिल को वापस लेने का जो है वो मुतालिबा किया है कि आप इसे वापस लें और आप इसे पेश नहीं करेंगे। मौलाना इसे आईनी और जमहूरी कत्ल के मुतरादिफ करार देते हैं और फिर अगर ये मौलाना की हिमायत इसके अंदर शामिल नहीं की जाती तो इसके मुस्तकबिल में आफ्टर शॉक्स जो हैं वो कितने देखने को मिलेंगे। कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, लेकिन इसी ज़मन में आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं, बाद में कोई गिला ना कीजिएगा। दफ़ा 144 नाफिज है। गैर मुल्की जो लोग हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, मलाइशियन जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है, सिक्योरिटी वहाँ पर जो है वो भारी नफरी उसकी तैनात की हुई है। दफ़ा 144 के नफाज के बाद भी अगर आप इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उसके असरात भुगतना पड़ेंगे। उधर लाहौर की सूरत हाल ये कि 6 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, किसी भी जलसे, जुलूस और एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। अब पाकिस्तान की सियासत किस समत को रवां दवां होगी, इस बारे में बात करते हैं। राना साहब, आज का फैसला 0 का हुकूमत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि आज तो कामयाबी हुकूमत की है जी, कितनी बड़ी नहीं, टोटल कामयाबी हुकूमत की है। आज कुछ लोगों ने इसे सियासी लोगों ने मुख्तलिफ इस पर आरा दी हैं, कुछ लोगों ने इसे कुछ कहा है कुछ कहा है, हम नहीं कह सकते वो चीज़ें, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है यासिर साहब, छांगा मांगा की सियासत देखने को मिलेगी। अब ये पता चलेगा कि ज़मीरों के सौदे किस तरह होते हैं, अब पता चलेगा कि ईद से पहले बकर मंडी किस तरह लगती है, अब पता चलेगा कि कौन कितने में बिकता है, किसका ज़मीर किस तरह जागता। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जितने अरकान असम्बली हैं इसमें सिर्फ ज़मीर जागेगा ना अगर, क्योंकि इसको ज़मीर का नाम दिया जाता है ना, चाहे वो सादा ज़मीर हो चाहे वो किसी और टाइप का ज़मीर हो, नाम इसको ज़मीर का दिया जाता है। और हमेशा ऐसे वक्त में ज़मीर जागता है अपोजिशन के लोगों का। हुकूमत के अंदर बैठे किसी शख्स का ज़मीर नहीं जागता, हुकूमती इत्तेहाद में बैठे किसी शख्स का ज़मीर नहीं जागता, इसलिए कि उनको तो मिलना ही कुछ नहीं। ज़मीर जागता कुछ मिलने से, कोई ठीक ठाक कुछ मिलने से ना। लेकिन राना साहब, ये छांगा मांगा वाला काम सस्ता नहीं है, अब तो बहुत और चीज़ें हैं। तो तुसी के पल्लियों देने ने, आपने पल्ले से देने हैं, आपकी तो हुकूमत ने देने हैं यार, यहाँ बड़े सियासतदानों ने देने। मेरी बात शायद आप समझे नहीं, मैंने कहा कि छांगा मांगा वाला तो बड़ा सस्ता रेट हुआ करता था, बाद में सिंध हाउस वाला आया, तो अब कौन से वाला है? भाई आप जो होगा ना वो पंजाब हाउस वाला होगा। अच्छा,
सीधी सी बात है ना। वो जो पहले बंदे थे उन्होंने खुद इकरार किया कि हम पंजाब हाउस में थे। पंजाब हाउस वाला होएगा, पंजाब हाउस नहीं होगा मरी वाला होगा, मरी वाला नहीं होगा तो स्वात की तरफ अब ये जा नहीं सकते तो ज़ियारत वाला हो जाएगा। किसी ना किसी जगह वाला तो होगा ना जहाँ से त्यारे में बासानी या गाड़ी में बासानी लाया जा सके। ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। मैं तो मेरे देखें फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम भी तस्लीम करते हैं, मनोदन तस्लीम करते हैं। फैसले का वक्त ठीक नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर है। लेकिन मेरे 3 सवाल हैं, इसका मुझे आप जवाब दे दें क्योंकि आप समझदार तरीन आदमी हैं। अहलियत तो सर इतनी है ही नहीं। मैंने कल भी एक बात कही थी, नहीं आपकी तो इतनी अहमियत आप सोच नहीं सकते, आपको नहीं ना पता। अच्छा ये मुझे बता के जाना है, पता नहीं है ना आपकी अहमियत बता के जाना है। चले, बात यह है कि आपने एक आर्टिकल बनाया, आपके आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहता है कि जनाब फलां बंदे को इंतहाबी निशान इसलिए अलाट होगा शेर का मुस्लिम लीग नून को कि उनका लीडर उन्हें लेटर देगा ये हमारा उम्मीदवार है, और उसी की बिना पर इलाके के लोग उसे वोट देंगे कि इसके पास शेर का निशान है और ये उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का है। पीपल्स पार्टी वाले अपना लेटर जारी करेंगे जिसको उसको निशान मिलेगा तीर का, जमात इस्लामी वाले को किताब है तराजू का, जमीयत उलमा इस्लाम को किताब का, तहरीक इंसाफ को बल्ले का। ये निशान क्यों दिए जाते हैं कि उस हलके के रहने वाले लोगों को पता हो कि हमारा उम्मीदवार कौन है, ये है और हमारे उम्मीदवार का नजरिया, हमारे उम्मीदवार का मंशूर ये है और हम इसे इस नजरिए पर पीपल्स पार्टी से बेहतर, नून लीग से बेहतर, जमीयत उलमा इस्लाम से बेहतर, जमात इस्लामी से बेहतर समझकर इसे वोट दे रहे हैं। इसी तरह नून लीग वाले को वोट मिलता है जनाब इससे तहरीक इंसाफ से बेहतर, पीपल्स पार्टी से बेहतर, जमात इस्लामी से बेहतर, जमीयत उलमा इस्लाम से बेहतर। जमीयत उलमा इस्लाम वाले को भी इसी तरह वोट मिलता है, जमात इस्लामी वाले को भी इस तरह वोट, तमाम लोगों को इसलिए मिलता है कि ये उनसे बेहतर है। अब उसका जाती वोट कितना होगा? जाती वोट उसकी फैमिली के होंगे, उसके रिश्तेदारों के होंगे। वो लेता है 1,25,000, 2,25,000, 1,60,000 या 70,000। वो वोट किसके होते हैं? वो वोट होते हैं उन लोगों के जो उस सियासी जमात पे एतबार करते हैं जिसका टिकट या जिसकी हमायत उसे हासिल होती है। अब उस सियासी जमात वो कहती है कि जनाब ये पानी की बोतल पीनी है, तो इसका मतलब है आपने इस पे अमल करना है। अगर सियासी जमात कहती है नहीं पीनी तो आपने इस पे अमल नहीं करना, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आप अपने जाती वोट बैंक से नहीं, आप पार्टी के टिकट से, पार्टी के वोट बैंक से, पार्टी की हमदर्दी से, पार्टी के मंशूर से, पार्टी के आइन से उसके तहत आप मुंतखब होके आए। तो अब आकर आपका अचानक जमीर जाग जाए तो सबसे पहले आप ये करें कि जमीर जागने से पहले आप इस्तीफा दें। इस्तीफा देके कि जनाब मैं आजाद जीत के आऊंगा, आजाद जीत के आने के बाद मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगा, फिर तो ठीक है, फिर मुझे बताएं, फिर बिल्कुल ठीक है। ये क्यों नहीं मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया समझती, ये क्यों नहीं मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो जानती, ये मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया क्यों नहीं कहती? मेरी अदलिया कहती है कि ये किस तरह हो सकता है हम तनहा लेते हो और हम काम ना करें। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया कहती है कि किस तरह हो सकता है कि 5 रुकनी बेंच जो है वो हम ना बनाए, केस ना सुने। तो फिर मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया को जब अपने कवानीन का पता है, जब अपने कानून वो जानते हैं, जब अपने आइन को वो जानते हैं, जब अपने वो फैसले अक्सरियती फैसले को मानते हैं, अक्सरियती फैसले को मानते हैं ना, कभी ये तो नहीं हुआ कि एक जज ने कहा यस, 4 जज ने कहा नो, तो फिर यस वाला नहीं माना जाएगा, नो वाला माना जाएगा, यस वाले का फैसले में लिखा जाएगा, यही होगा ना। तो फिर क्यों नहीं इसको मानते कि इस शख्स को मुंतखब किया है अवाम के वोटों ने, आप उस शख्स को कहें ठीक है भाई 63 है बिल्कुल लागू नहीं होती, लेकिन शर्त यह है जा एक दफा अपने हल्के में जाके वो हल्के में रेफरेंडम करा ले एक दिन के लिए, लोग कहते हैं यस ये जो फैसला करेगा मंजूर है, ठीक है मंजूर है। आपने एक इजाजत नहीं दी, आपने पाकिस्तान के उन तमाम वोटर्स के गले पर छुरी फेर दी है जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों को उसके मंशूर के मुताबिक मुंतखब करके भेजा था। और आप यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कर लिया। मैं उमर अता बंदियाल साहब के फैसले को भी गलत कहता हूँ
जो पहले था, वो भी उस वक्त गलत फैसला, गलत टाइम पे फैसला था, और आज का फैसला भी गलत टाइम पे फैसला है। बात यह है कि आप जहां ये एक फैसला कर दें कि इस मुल्क के अंदर जमाती इंतखाबात नहीं होने, आप फैसला कर दें कि लोगों ने जाती हैसियत से इलेक्शन लड़के आज़ाद आना है, फिर उन्हें आज़ाद आने वालों को आप दें तरजीहात कि जिसको मर्जी वोट डालो भाई, क्योंकि तुम अपने डंडों पे आए हो, तुम अपने जोरे बाजू पे आए हो, तुम्हारे पास अपनी ताकत है, लोग तुम पे एतबार करते हैं, लोग तुम्हारे वादों पे एतबार करते हैं, लिहाजा तुम जिसको वोट दोगे लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। अब वो 5 लोगों के ज़मीर बिक जाते हैं, 10 लोगों के ज़मीर बिक जाते हैं, आप वोट उनका कास्ट कर लेते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, लेकिन उनके वोट कास्ट होने से एक बड़ा नुकसान हो जाता है, उसकी कीमत कौन भरेगा? कौन भरेगा यासिर साहब? मुल्क को कौम भरेगी, मुल्क को कौम भरेगी। तो नहीं मरेगी ना, लेकिन उसकी सजा फिर किसको मिलनी चाहिए? ये भी हिम्मत करके कुछ कह दें। कुन्ने बन के बैठे ना रहा करो, कुछ बोल भी लिया करो, कोई कुछ नहीं कहता था। सर मैं नहीं बोल सकता, जो बोल सकते हैं उनका मैं तारुफ करवा देता हूँ, बोलने वाले आ गए। पाकिस्तान के सीनियर सियासत रुहेल असगर साहब ने इसी बीच में हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रुहेल असगर साहब, राना साहब बात यहाँ पे उठा रहे हैं कि जिन लोगों का वोट शुमार होना है, उन लोगों का वोट शुमार होने के बाद वो तो नाअहल हो जाएंगे, यानी उन्होंने गलती की होगी तो नाअहल हो जाएंगे, लेकिन उनके वोट की वजह से अगर कोई बड़ी गलती हो जाए तो फिर उसका खुमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? जो पहले जो सिलसिला था मेरे ख्याल में, वो तो जो डिफेक्शन क्लॉज की बात कर रहे हैं ना आप। जी जी, डिफेक्शन क्लॉज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो ये था कि फाइनेंस बिल पे वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते, या पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, या पार्टी से हट के वोट नहीं कर सकते। जहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वही असूल था। अब क्या उन्होंने तरमीम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तरमीम कर रही है कि जी आप वोट कर देंगे उसके बाद आप नाअहल हो जाएंगे, अजीब सा नहीं है वैसे? यही शेख साहब हमारा जो आपकी बिल्कुल यही हम सवाल कर रहे हैं। मैं जो आपकी बात समझ पाया हूँ, तो ये तो बड़ा अजीब सा है कि मतलब आप वोट तो कर सकते हैं लेकिन उसके बाद नाअहल हो जाएंगे। उस नाअहली का क्या फायदा? वो भी आप छोड़ देते हैं, उसको कहते नहीं नाअहल भी नहीं है, चलिए इसको माता पिता आजाद कर दीजिए, जो जिसका दिल करता करे। सबसे जरूरी बात जो करने वाली थी, या जो आप इसको अमेंड करना चाहते हैं, वो ये करें कि जो आवाम से मैंडेट लेके आता है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसकी कैंडिडेटशिप रहना चाहिए। उसको क्यों आप इसमें जिम्मे में ले आते हैं कि जी आप वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, इतने अर्से के दरमियान उसको पार्टी की ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो उसको आप करते, ये तो मेरे ख्याल में यही एक जस्टिस था, बड़ा अच्छा था, बड़ा खूबसूरती थी ये कि आप अपनी पार्टी को बिट्रे नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ वोट नहीं कर सकते। अगर ये भी हो गया तो बस ठीक है, अल्लाह खैर सर, फिर आप करी जाए, तो आपका जी चाहता करें, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या परवाह है, मेरा कौन सा वोट है यार? नहीं शेख साहब, आपका वोट हो या ना हो, आपकी एक राय बड़ी मुकद्दम है हमारे लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए। कौन मानता है यार, कौन मानता है? सब वक्त और जरूरत की बातें हैं, यहाँ पे असूल तो थोड़ी रह गया। अब कौन सा असूल रह गया? अब तो बदतमीजी, जो जितनी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है वो उतना पॉपुलर है, जो बदलिहाजी करता है, बेहयाई करता है, वो उतना ही पॉपुलर है यार। मैं आपको वक्त चला, मेरे ख्याल में अब मेरे जैसे लोगों का तो बिस्किट हो गए यार। मैं कभी तो बड़ा सीरियसली सोचता हूँ कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं मेरी उम्र के लोग। अच्छा शेख साहब, आप क्या समझते हैं? चले एक मशवरा ही देते हैं, आपकी राय सुन लें। इस आईनी तरमीम जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है, इस आईनी तरमीम के आने से क्या गरीब को रोटी बर वक्त मिल जाएगी? क्या मुल्क की बात? मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ, तो मेरी बात सुने तो तब है ना। तो आपके बड़े एंकर जो होते हैं ना, बड़े बड़े जबरदस्त एंकर, बड़े बड़े समझदार, जीरक और कौड़ी लाने पर, वो बयानिए की बात करते हैं। मैं तो हमेशा की बात कहता हूँ, कौन सा बयानिए यार? इतने सादा लोग हैं यार हमारे इस मुल्क के, कसम से। एक बंदा जिसने 5-10 लाख रुपए का अपना सूट पहना होता है और मेरी तरह कलाई पे कीमती घड़ी पहनी होती है, बड़े खूबसूरत बूट पहने होते हैं, और बाद वो गरीबों की कर रहा होता है, गरीब तालियां बजा रहे हैं कि यार देखो ये कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं हमारी।
अब कितने सादा लोग हैं यार, पता नहीं समझ नहीं आती कब हम ठीक होंगे। तो शेख साहब मियां साहब ने भी कल कुछ कह दिया है इस आवाम के मतलब, और बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो। कौन से वाले सर? हाँ, मियाँ साहब ने कल कहा ना जी कि आपका भी कसूर, आपने नहीं पूछा। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं समझने कहाँ से यार। मियाँ साहब मेरी बात भी नहीं सुनते, मेरी बात सुने तो मैं उनसे कहूँ कि जनाब 16 साल भी आपका छोटा सगा भाई आपका प्राइम मिनिस्टर रहा है, आप भी वो मिनिस्टर है, आप किससे क्या कर रहे हैं यार? समझ नहीं आ रही कुछ। आप समझ जाएंगे तो मुझे भी समझाइएगा जरा। नहीं शेख साहब, आपने उम्र गाल दी है इस जमात के अंदर। गाल दी है, अल्लाह की कसम। अब तो मुझे यूं लगता है जैसे मैंने अपनी उम्र जाया की है। आज के फैसले के बाद तो मुल्क की इज्जत खत्म होगी शेख साहब। यकीन करें, मुझे इस बात से नफरत है, यकीन करें। मतलब क्यों भाई? वो बात तो फिर वही मेरी आ गई ना, क्या वोट को इज्जत दे दो से क्या गुर्बत खत्म होगी मुल्क में? हो जाएगी? क्या होएगा पता नहीं, मेरी समझ। मैं अगले दिन ये बात कह रहा था, पता नहीं आप इसको किस तरह लेते हो। मैं ये कह रहा था कि जुल्फिकार भुट्टो साहब जब आए थे तो उन्होंने नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान। अब मुझे याद है कि मेरे वाले साहब उस वक्त एमपीए थे, और मुझे याद है किसी को ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। और किस बात से अमर हुआ आपको पता है? इस रोटी कपड़ा मकान की वजह से नहीं अमर हुआ। एटम बम शुरू कराने की वजह, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाने की वजह, की छुट्टी, शराब बंद, इस बात से अमर हुआ यार। वो शख्स उसे फांसी लग गया, लेकिन जिंदा। आज भी आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी नारा लगाती है जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, बस। तो कितनी देर जिंदा रहना होता है आपने? तो मियां साहब जो लोग याद रखें आपको, मियां साहब अमर हो चुके हैं या अमर हो पाएंगे? मेरे ख्याल में अब वो इस दौड़ से मेरा बाहर नहीं निकल के मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, क्योंकि वो जिस मैंने बहुत दफा आपके तवज्जुह से मेरी उनसे मुलाकात हुई, तस्वीर देख लेता हूँ, तस्वीर देख के उनकी जियारत कर लेता हूँ, तो मुलाकात तो हुई नहीं, बस जियारत ही करनी होती है पीरों की, वो कर लेता हूँ। तो तवज्जुह से मशवरा देने की कोशिश करता हूँ। पीर कामल है या नहीं? पीर तो पीर ही होता है यार, सब मुझे क्या पता, आप ये समझना पड़ेगा ना। ये बड़ा एक तसव्वुफ जो है ना, ये बहुत लंबी दास्तान है, इसको वैसे नहीं समझा जा सकता। अच्छा शेख साहब, जब आप कहते हैं कि मियां साहब शायद दौड़ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन रियाजत तो दोनों की एक जैसी है, जरदारी साहब की और मियां साहब की भी। तो मियां साहब बाहर हो गए तो जरदारी साहब के पास नुस्खा कीमिया कौन सा है कि वो बाहर ना हो सके? आपने कभी जरदारी साहब को आपने कभी स्टडी किया उनको? जी अच्छा, इत्तेफाक है मेरा उसके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ताल्लुक रहा है उसके साथ, अभी भी ताल्लुक है, इस्लाम है। लेकिन बड़े लोगों के साथ तो इस्लाम जरूरत की इस्लाम होती है ना, वो तो उनको जरूरत होगी इस्लाम कर लेंगे, मिल लेंगे। तो बात ये है, जरदारी जो है वो बड़े तेज आती है, बहुत तेज आती। नहीं वो बीमार है सीरियसली, वो देखे ना सारी दुनिया ने मास्क उतार दिया, वो लगा के कर रहे हैं। वो हैं बड़े सादा आदमी है, वो ऐसे नहीं है। मैं जिन मियां नवाज शरीफ को जानता हूँ, वो तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, बड़े एक लफ्ज में, सादा, बस। तो यही सादगी आपको मियां शहबाज शरीफ साहब में भी नजर आती है? नहीं जी नहीं, मियां साहब तो बड़े छोटे मियां साहब, वो बड़े एलिगेंट आदमी है। और देखें उनकी खूबसूरती, देखें जरा उनके कपड़ों का ड्रेसिंग की मैचिंग देखें, उनका जरा उनका आना जाना देखें, बड़े वो तो बड़े आगे की चीज है यार, नेक्स्ट लेवल है वो। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, कानूनी मंजरनामा जो इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में बातें ये की जाती हैं कि ज़मीर की आवाज़, ये ज़मीर की आवाज़ कब कहाँ से आती है, किसके कहने पे आती है, उसका एक मुफस्सल तज्ज़िया हम एक ब्रेक से पहले कर चुके हैं। लेकिन कानूनी एतबार से ये जो फैसले हैं
क्या इसके बाद भी कोई कानूनी मंजरनामा हो सकता है? क्या कोई ऑप्शंस हो सकते हैं? आर्टिकल 8 की बातें बहुत हैं। कल के इजलास जो बुलवाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, उसकी हकीकत क्या होगी या उससे आउटकम क्या निकल सकता है? तो माहिर कानून अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बात ये हो रही है कि इस वक्त जो नजर सानी केस का फैसला आया है, जिसमें पुराने फैसले को कलअदम करार दे दिया गया, तो तारीख क्या बताती है और कानूनी नज़ायर क्या बताती हैं कि जब रिव्यू पटिशन लगी हो और उसमें जजेस तब्दील हो जाएं, तो फिर क्या उतनी ही तादाद वाले दीगर जजेस जो हैं वो बेंच में शामिल हो सकते हैं या फिर उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है? नॉर्मली तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऑथर जज का बैठना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे ऑथर जज जो हैं उनके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्जेक्शन थे कमेटी के हवाले से, जो ऑर्डिनेंस आया था उसके हवाले से, और उनका बजाय इसके कि उसका खातिर खा जवाब दिया कि देकर उनको सेटिस्फाई किया जाता, चीफ साहब ने उल्टा उनके ऊपर इररेलेवेंट कि जी ये इंटरेस्ट नहीं लेते और बाकी जज साहबान से मिलते मिलाते नहीं हैं, जल्दी चले जाते हैं, मतलब ऐसी बेसरोपा बातें करके, और जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे उनका क्योंकि जवाब बनता नहीं था, उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा करनी, और फिर बेंच को आप जब ऐसी हालत होती है तो आप बेंच ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो अब ऑथर जज जो हैं वो बैठे नहीं बीच में। दो जज साहबान जो चीफ जस्टिस थे, मंदयाल साहब, वो रिटायर हो गए, एजाजुल एहसन साहब भी जो है वो भी मुस्ताफ़ी हो गए, चले गए। तो ये 3 जजिस का मेजॉरिटी व्यू था इसके अंदर। अब वहाँ पे जिस अंदाज, और फिर जिस अंदाज में प्रोसीडिंग हुई है, जिस तरीके से ये बेंच बना है, इन सारी बातों को अगर आप रिलेट करें और वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप देखें तो आप इस नतीजे में पहुँचेंगे कि ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसको पूरा किया गया है। कि पहले एक्ट इनकी मर्जी के मुताबिक आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिका था जो इन्हीं के कहने के ऊपर, क्योंकि वो सिचुएशन इनको सूट करती थी। बाद में वो सिचुएशन जब बदल गई तो इन्हीं के कहने पे गालिबन वो एक ऑर्डिनेंस आ गया, और ऑर्डिनेंस के पास होते ही विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, और नोटिफिकेशन में बगैर किसी वजह के सीनियर जज जो थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, उनको बाहर बिठा दिया, और फिर दो जजेस ने मिलके फौरन बेंच बना दिया, कमेटी 3 की थी। ये सारी बातें जो हैं इस बात को कि ये उजलत में ये काम जो किया जा रहा था कि ये फैसला दिया जाए ताकि फिर वो उनका वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मुसव्वदा पेश करना है और वो रिक्विजिट मेजॉरिटी बनानी है। तो एक जुडिशियल डिसीजन के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग को लीगलाइज किया गया लगता है, और फ्लड गेट खोल दिया गया है इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान। अहमद अवैस साहब, वाले और कोई नहीं। आपने वकला की सियासत भी की, आप अटार्नी जनरल भी रहे, तहरीक इंसाफ से भी आपका एक बड़ा गहरा तल्लक है। एक तो ये थोड़ी सी बता दें, आवाम जानना चाहती हैं, आपको सुनने वाले ये जानना चाहते हैं, मंसूर अली शाह साहब बुलवा सकते हैं इजलास, कोई जुडिशल कमीशन का कोई इजलास बुला सकते हैं, और अगर इजलास बुलाकर कोई फ़ैसला हो सकता है, अगर अक्सरियत उनके साथ हो, तो क्या जो आज का फ़ैसला है या जो दीगर चीज़ें हैं ये रिवर्स हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इजलास तो वो बुला जजिस का इजलास बुलाना ना उन्होंने, तो वो तो एक वो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, वो एक सबको सर्कुलेट करेंगे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, सबको वो एक इजलास तो बुलाया जा सकता है। अब ये नहीं आएंगे तो ना आए, इजलास तो हो जाएगा ना। एक तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। दूसरी बात ये है कि आपको एक वाक़या बता दूं, और मैं तो आज कुछ दिनों से ये बात बार बार कह रहा हूं कि अगर आप गौर से हालात को देखें किस तरफ जा रहे हैं, तो जैसे 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था और जो अंदाज बनाया गया था
बिल्कुल वो हालात पैदा किए जा रहे हैं, वरना कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह स्टॉर्म नहीं किया करता। बार बार 9 मई का वाक़या दोहराया जाता है। 9 मई का वाक़या तो उसके आगे इस तरह यह जैसे सिग्नल की वायलेशन हुई हो, वो इतना बड़ा वाक़या है सुप्रीम कोर्ट का। जजेस इन चैम्बर कोर्ट सुन रहे हैं, केसेस सुन रहे हैं, और अंदर जाके हमला किया, वो उनको भाग के अपनी जानें बचानी पड़ी थी, कोर्ट रूम तोड़ दिए थे इन्होंने। तो ये खतरनाक तरीन हालात हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। और वहां पे एक वाक़या जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि वहां पे सजाद अली शाह साहब का 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस का, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उसमें एक स्टे ऑर्डर इशू किया। अच्छा अहमद अवैस साहब, सर ये बताइएगा कि अभी जो नजर सानी केस का फैसला तो आ चुका, अब इसके बाद ऑप्शन क्या है? क्या ताहियात यही इसकी तशरीह रहेगी या इस तशरीह में बदलाव के लिए कोई प्रोसीजर भी है कि दोबारा से कोई सदारती रेफरेंस आए, उसकी रोशनी में फिर इसकी तशरीह तब्दील होगी? नहीं, अब तो इस फैसले के बाद तो अब सदारती रेफरेंस तो नहीं आएगा। इसके बाद तो एक ही तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये 63A को अमेंड करके वहां पे वाज़ेह तौर पे वोट को इनवैलिड करार दे दिया जाए। अच्छा, कल कोई इजलास की बड़ी चेमगोइयाँ चल रही हैं, कल कोई इजलास हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आप बड़े सीनियर हैं, आपके नोटिस में हो? ये देखिए बहुत सारी जो है समथिंग, ऐसा लगता है कि समथिंग इज ब्रोइंग अप, हो रहा है कुछ। अब एग्जैक्टली कैसे है वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडरकरंट्स जो हैं बहुत फास्ट हैं। और ये सिचुएशन जो है ये अनफॉर्चुनेटली काजी साहब ने पैदा की है, जिनको एहतियात बरतनी चाहिए थी। बीइंग चीफ जस्टिस उनको सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को पहचानना चाहिए था, लेकिन शायद उनके नज़दीक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना ज़्यादा अहम है। अहमद अवैस साहब, क्या देख रहे हैं? वकला की तहरीक की बातें बहुत ज़ोर पकड़ती हैं, फिर ये हम देखने में आता है कि एक बार किसी एक तरफ खड़ी है, 2-3 बार से एक तरफ खड़ी हैं। क्या वकला ये आईनी तरमीम के मामले के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे या फिर कोई तहरीक चलती हुई देखते? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है तहरीक चलेगी। उसकी वजह यह है कि ये क्रिटिकल स्टेज आ रही है और ये जो एक लॉन्ग अवेटेड एक बड़े दिनों एक अरसे से जो मार्का आराई चली आ रही है, वो एक ऐसे कल्मिनेटिंग पॉइंट तक पहुंच गई है। और जो कई दहाइयों से हम आधा तीतर आधा बटेर बना के चल रहे हैं, वो अब मेरे ख्याल में उसका ख़त्म होने का भी वक्त आ गया है कि यहाँ पे उस डिसाइसिव एरिना में हम एंटर हो गए हैं कि जहाँ से हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो डिसाइड होगा। अब वो आधा तीतर आधा बटेर नहीं रहेगा, बल्कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अब फैसला होगा कि हमारा फ्यूचर पाकिस्तान का आइन है, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाए जिसको, या डेस्पोटिज्म है। ये नेकेड डेस्पोटिज्म जो इस वक्त जिससे हम दो चार हैं, या ये ख़त्म होगा बिल्कुल और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है वो रूल ऑफ लॉ के तस्वुर के मुताबिक बहाल होगा। ये दोनों बराबर अब नहीं चलेंगे। हम उस नहज पे पहुंच गए हैं, बहुत हो चुका इस मुल्क के साथ। इस मुल्क का फ्यूचर जो है वो आइन के अंदर है और डेस्पोटिज्म जो है ये इंतहाई हमें खतरा से दो चार करेगा। और ये काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी जात की हद तक सोचते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, इस हवाले से अपना वक्त देना। दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम, लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दूर दूर रहना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबको करीब करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मफाहमत का मंजरनामा पैदा करना। लेकिन ये सारी तगोदो जो है, ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, ये किसके काम आएंगी और किसकी ज़ायल हो जाएंगी? पाकिस्तानी मईशत के मंजरनामे के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? और अभी हालिया डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, इनको लेके मुस्तक़बिल
मुस्तकबिल करीब में क्या ये रिवर्ट होती दिखाई देती हैं या इसकी इम्प्लीमेंटेशन देर पा दिखाई देती है? इसी मौजू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, आज का फैसला आया और फैसला आने के बाद हुकूमत को ये यकीन हो चला है कि आईनी तरामीम हो जाएंगी, मौलाना माने या ना माने, लेकिन अच्छी बात है कि मान जाएं। अब ये ना माने तो फिर कैसे पूरी करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ना माने तो देखिए, जो रास्ता खोला है वो हॉर्स ट्रेडिंग तो बड़ा अच्छा लफ्ज है। डोंकीज की ट्रेडिंग होगी वो यही होगी। आपने देखा होगा रिजीम चेंज में जो सिंध हाउस में एक मंडी लगी हुई थी और जो व्यापार किया था, और जिनका सिंध हाउस है, जिनसे ताल्लुक रखता है, वो तो इस व्यापार में उनका बड़ा नाम है, भाव ताव खरीदना, ये करना वो करना। तो ये इसी सिलसिले में तो सारा कुछ हुआ है। पूरा सवाल क्या था जज्बात में भूल ही गई। चले आप जज्बात की रो में जरा बहले, राना साहब सवाल कर लेते। वो कहते ना, समझ नहीं आ रही कि खिलखिला के रो या जोर जोर से वो, हाँ, या आंसुओं से हंसूं। समझ नहीं आ रही कि जो आज इस मुल्क के साथ जो वो कहते ना कि जो खेला है, जो खिलवाड़ की है। और मैं तो खैर इनको वैसे भी जमहूरियत पसंद जमातें समझती नहीं थी, इसलिए कि दोनों आमरीत की पैदावार है, आमरीत की छत्र छाया में इनकी पार्टीज का वो क्या कहते हैं, ये पैदा हुई है, तो इसलिए मैं इनको जमहूरियत पसंद नहीं समझती थी। लेकिन इक्तदार की इतनी हवस कि आपने मुल्क के आइन कानून सबको रोंद के पामाल की, और मजे की बात है कि अपना भी नहीं है। तो बस ये सारे हालात चल रहे हैं। तो इसमें वो कहते हैं ना कि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकता। बस अफसोस हो रहा है कि जो एक इनके लीडर ने, जो इनके सो कॉल्ड कायद ने हम 25 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां कहा है, तो इन्होंने सच्ची मुची भेड़ बकरियां समझ के ही हमें आंक रहे हैं कि कुछ भी कर लो, इन लोगों ने कौन सा बोला। सायरा बानो साहिबा, आपने वो बात की इक़्तिदार की अवज़, राना साहब सवाल करेंगे। मुझे वो अम्मार इकबाल के कुछ अशार हैं, उसमें कुछ तब्दीली करता हूँ। वो है कि इक़्तिदार की इतनी हवस और बस, चंद अफराद टस से मस और बस इतनी सी दौड़ है, ये दौड़ मुकम्मल होगी तो काम हो जाएगा। अच्छा सायरा बानो साहबा, पहले था वोट को इज्जत दो, अब क्या होगा, नोट को इज्जत दो? वोट को देखें, ये तो सब कुछ वोट की इज्जत के लिए कर रहे हैं। नोट को इज्जत क्या, घरों में चार दीवारी का तकद्दुस जब से ये लाडले आंखों के तारे विराजमान हुए। नहीं, मैं कह रहा हूं अब नोट को इज्जत दो होगा या वोट को इज्जत दो? नोट को इज्जत, पहले भी वोट तो ऐसे ही उन्होंने खुद से नारा बनाया, बता, पहले दिन से नोट को इज्जत ही थी। ये ऐसे ही मुल्क दो कौमी नजरिए के तहत तो बना, उसके बाद से हमेशा नजरिया जरूरत ही रहा है कि हर अपनी जरूरत के तहत आइन को मोम की नाक की तरह। मौलाना के हवाले से क्या राय है? मौलाना डटे रहेंगे यूं ही? देखिए, मौलाना ने मेरे ख्याल में थोड़ी सी अवाम की नफ्स को महसूस किया है, और वो इस चीज पे भी, लेकिन वो भी मतलब अगर मेरे से राय मांगते हैं तो अगर इलेक्शन के बाद से जो PDM में एक जो रिजीम चेंज में मौलाना साहब ने किरदार अदा किया था, तो मौलाना साहब की मतलब जो भी उनकी वो क्या कहते हैं ख्वाहिशें थी, अगर वो पूरी हो जाती तो वो सही था। अब मसला ये है कि वो डटे रहेंगे, इनके पास देने को कुछ नहीं है। उनको क्या देंगे? सदारत थी, जरदारी साहब बड़ा जमान है, कोयटा में उनकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, आप KP के गवर्नर ले लें तो वो पीपल्स पार्टी का। तो मुझे ऐसा लगता है उनके पास कुछ देने को है नहीं, वादे हैं, लेकिन मौलाना साहब ज़ाहिर माशाल्लाह इतने घाक जीरक सियासतदान हैं। सायरा बानो साहबा, मेरा एक सवाल है और मैंने बड़ा सोच के सवाल कर रहा हूँ, और आप भी इससे ज़रा देख के जवाब दीजिएगा ज़रूर। क्या आईनी तरमीम कामयाब हो जाएगी, पास हो जाएगी? देखिए, अभी मैं ट्विटर पे देख रही थी कि वो जुनेद किसने सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी से, जमहूरियत के अलम बरदार से। उन्होंने कहा कि जो ये मेंबरान पूरे करेंगे आप उनसे पता कर लें। तो भाई कौन पूरे करेगा? मतलब क्या किसी दूसरी रियासत, किसी दूसरे मुल्क के लोग पूरे करेंगे? अब तो वो कहते हैं कोई पर्दा रहा ही नहीं। और अगर उन्होंने, जिनका मुबहम अल्फाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इशारा किया उनकी तरफ, अगर उन्होंने ठान ली तो होगा। क्योंकि 3.5 साल मैं भी थी इक़्तिदार में, उन्हीं के कहने पे, और 5 से कर ले तो सब चीजें गौर से देखी।
राणा साहब ने कोई लुकमा दिया बीच में? देखो वो टांगे कांप रही है। एक जो अभी पिट्टी का शो देखा था, फिर उसके बाद आपने देखा कि फैसलाबाद में क्या हुआ, मियां वाली में क्या हुआ, तो टेंशन तो है। तो अब देखें क्या होता है वहां पर। बाकी इन लोगों का रिकॉर्ड भी खराब है। मॉडल टाउन का वाकया आपके सामने है, जैसे फैसलाबाद में डायरेक्ट सीधी गोलियां चलाई गई, और यहाँ पिंडी में भी रबड़ की गोलियां सीधी सीधी पहले गन का इस्तेमाल हुआ। तो अब अल्लाह खैर करे कि सुबह खुदा जाने ये अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इनकी बका की जंग है। वो तो अज़मा अवाम बुखारी, यहाँ पे तो अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि साबित कर दें किसी के पास कोई असलहा था, किसी पुलिस एहलकार के पास। अस्तगफार। देखें खान साहब तो लीडर है, उन्होंने कहा था 2 लोगों के लिए उनकी बात को सीरियस नहीं लेते, तो या तो टाड़र हो गए और बाकी सब आसिम वासिम हो गए। इनकी बातों को भी मैं सीरियस इतना ज्यादा नहीं लेती, क्योंकि नौकरी है और बहुत मुश्किल नौकरी है। और आपने उनका शेर सुनाया तो मेरा जॉन एलिया का शेर है कि मुद्दतों से कर रहे हो नौकरी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो इन बेचारों का काम ही जो भी बोलते सुन लिया करे, एक कान से सुन के दूसरे कानों से निकाल दे, कुछ भी कह दे। साहिरा बानो साहिबा, अब वक्त ऐसा आ गया कि जिसपे सबको निकलना, अपने अपनी जमात ने अपनी अपनी सियासत करनी है। तो आपकी GDA जो है वो एहतजाज करते करते कमरों तक चले गई, क्या वजह है? कोई हुक्म आ गया, कोई मामला तय हो गया, या आप कहते हैं कोई खेल के जीत ले या हार ले उसके बाद देखेंगे? गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। तकलीफ में है। मैं क्या करूं? आप सच बोल दें, आप हमेशा की तरह सच बोल दें। चाहिए था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि सच ही बोलना चाहिए, ज़ाहिर जो आवाम सुनना चाहती है, और हम भी लपेट के और झूठ बोलना शुरू कर देते तो फिर बाकी लोगों में हमें क्या फर्क रह जाएगा। बिल्कुल सही है, हमारी जमात का एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इस चीज़ पर होना चाहिए था और खड़े होना चाहिए था इस बात पर। लेकिन कहीं बातों बातों में एक मुबहम सा सवाल बहुत पहले पूछा था, तो वो पीर साहब या पीर सदरुद्दीन शाह राशदी, आपको पता है कि वो पीर साहब के भी जो जवाब होते थे वो ऐसे होते थे कि आप उसमें से जवाब ढूंढते रहे। वो एक मुबहम सी गुफ्तगू होती थी। तो जब बहुत पहले ये सारा कुछ हुआ था, तो वही बात है ना कि जिन्होंने पैदा किया उनसे संभल नहीं रहा, खुद ही एक बुत बनाया। अब वो बुत उनके कद से बड़ा हो गया, अब उस बुत को तोड़ने के चक्रों में है। इधर साड़ा को किरदार मतलब समझ नहीं आ रही, समझ रहे हैं? समझ गए। तो 2 मोहब्बत की जंग है, ये एक पेज वाली जंग है। अब उस पेज पे नाराजगियां हो गई, ये सारा कुछ हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही कि मतलब समझ आ गई। बस जितना का आप समझिए फिर उतनी की समझ हमें आ गई है। अच्छा, एक मुझे बता दें, फिर यासर सवाल करेगा। मेरा एक सवाल है कि मैं कल से बड़ा परेशान हूँ मियाँ साहब की तकरीर सुन के, और मैंने कोई 8-9 सियासतदानों से, कल मैंने यासर से भी पूछा कि यासर यार तुम बताओ, मियाँ साहब बार बार एक ही बात करते हैं कि मुझे क्यों निकाला। मियाँ साहब को इस सवाल का जवाब कौन देगा? मतलब आप मुझे एक बात बताएं कि जिन्होंने कहा, जिन्होंने किया, आप तो वापस उनकी गोद में बैठे में, उनकी छत। अभी एक पूरे देखे चिड़िया ने खबर दी थी कि उन्होंने जो वो शहबाज शरीफ का नंबर भी क्रॉस कर लिया। वो उनकी हर बात सुनती भी है और मानती भी है। तो पूछिए अपनी बेटी से कि पूछे उनसे मुझे क्यों निकाला। हमने तो नहीं कहा है, मेरी पार्टी ने तो निकाला, मैंने तो निकाला, आपने तो नहीं निकाला। वो बेचारी अवाम को, और फिर उनको गम ये भी अवाम निकली नहीं। अवाम निकलने का सोच रही थी, उससे पहले आप निकल लिए, उससे पहले वो निकल लिए। अब इस बात का क्या जवाब दें? अब वो तो पुरानी बात हो गई है। और तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब अवाम को अब राम कर पाएंगे? ना जी, वो कहते ना थोड़ा गला नहीं रही। अभी सोशल मीडिया हमें पता चल गया। अभी भी देखिए अपने उनके वही वतीरे उसी पे रो रहे, मोटरवे बनाई है। अरे मोटरवे अपने पैसे तो नहीं बनाई ना, मोटरवे तो किक बैग से 1 किलोमीटर खुदा जाने कितने बनाई, उसका पैसे अभी तक आप और मैं उतार रहे हैं। हमारे सिंध में तो वो भी नहीं बनी। सुपर हाईवे को थोड़ा सा प्लस्तर करके उन्होंने बोला ये M9 है, हमारे साथ तो वो भी जुल्म हुआ। तो अवाम अब किसी झांसे में नहीं आने की। अभी भी इनकी हरकतें देख लें कि IMF से कर्जा मिला है, ज़ाहिर इनके भाई और बेटी की हुकूमत है ना,
तो उसके बाद अरबों रुपए की गाड़ियां, इनके दौरे, इनकी अयाशियां, इस किस्म के लोग, फिर जो उन्होंने अपने तर्जुमान रखे हैं, बाखुदा वो तर्जुमान ऐसा है कि जिसका सियासत से ना भी कोई लेना देना हो ना, उनको भी वो शक्ल जहर लगती है। तर्जुमान या बंदा कोई सेंसिबल गुफ्तगू तो कर ले। यानी संजीदा गुफ्तगू मतलब करने वाले तो होने चाहिए, लेकिन आदात अतवार वही पुराने हैं और अब लोग ये समझ चुके हैं, अब वो बातें वो नहीं रहीं, इसलिए वो दाल नहीं गलने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।